आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ निगमनों के बारे में। और सबसे पहले निगमन बता दें किससे रिलेटेड हैं। तो जितने भी गोलीय दर्पण से निगमन आते हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित जितने भी निगमन हैं, आज वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मुख्यतः रूप से गोलीय दर्पण में हमने दो दर्पणों के बारे में पढ़ा था, एक तो अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो आज इन्हीं दो दर्पणों से रिलेटेड कुछ निगमन के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। तो पहले बात करते हैं अवतल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। यहाँ पर इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल तो लगाए हैं, देखे हैं पिछले वीडियो में। अब यहाँ ये निगमन आखिर आता कहाँ से है, ये प्रूफ आखिर आता कहाँ से है, इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर जो थ्योरिकल पोर्शन आपकी बुक में होता है वो हम यहाँ पर समझाएंगे, केवल निगमन को करने का तरीका बताएंगे और थ्योरिकल जो पोर्शन है वो हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ थ्योरिकल पोर्शन जो दर्पण से रिलेटेड होता है, जो बुक में थ्योरी लिखी होती है निगमन के साथ में, वो हम आपको ओरली बताएंगे, लिखेंगे नहीं यहाँ पर। यहाँ पर केवल वो पार्ट लिखेंगे जो निगमन में हमको मुख्य रूप से करना होता है। तो बात करते हैं पहले अवतल दर्पण के लिए आर व एफ में संबंध, वक्रता, त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध का निगमन कहाँ से आता है। तो हमने माना कि यह कोई अवतल दर्पण है एम डैश। जो भी हम थ्योरिकल बोल रहे हैं वो थ्योरिकल प्रूफ में पहले लिखा जाता है, जिसको डिफाइन करते हैं हम। तो ये कोई दर्पण है अवतल दर्पण एम डैश। यह मुख्य अक्ष के बिंदु P पर रखा हुआ है। P इसका मुख्य ध्रुव भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो बिंदु P पर रखा है, जो P जो है वो दर्पण का ध्रुव है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण AB किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, आती है और दर्पण से टकराने के पश्चात, जब बताया था मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाती है नियम के हिसाब से। तो यह समांतर आने वाली किरण AB BF रास्ते से होती हुई फोकस से होकर गुजरती है। अब जिस बिंदु पर आपतित हुई वहां पर हम अभिलंब खींच लेते हैं। अभिलंब जो खींचेंगे, गोलीय दर्पण पर खींचा गया अभिलंब सदैव कहां से जाएगा, वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। तो इस पर बिंदु B पर जो अभिलंब खींचते हैं वो अभिलंब कहां से होकर जाता है, वक्रता केंद्र से होकर जाता है, जिससे एक त्रिभुज का निर्माण होता है। वो त्रिभुज क्या है, CFB, एक त्रिभुज का निर्माण होता है। अब हमने ये पढ़ा था कि अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाएगी वो कैसा कोण होगा, आपतन कोण I। और अभिलंब के साथ परावर्तित किरण जो कोण बनाएगी वो क्या होगा, परावर्तन कोण R। तो अगर बात कहें परावर्तन के नियम से, तो परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, कोण I बराबर कोण R, क्योंकि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अभिलंब के साथ आई हुई किरण बनाएगी आपतन कोण और अभिलंब के साथ परावर्तित किरण बनाएगी परावर्तन कोण, ठीक है। तो ये परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। चूंकि AB समांतर है किसके, CP के। AB किसके समांतर है, CP के। ये किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर है, अतः कोण ABC, ध्यान दे रहे हैं, ये वाला कोण बराबर होगा कोण BCP के, कोण BCP के। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। कैसे कोण है, एकांतर कोण। इसको थोड़ा आगे, कोण ABC का मान कितना था, I, तो इस वाले कोण BCP का मान भी कितना आ जाएगा, I आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, ये एकांतर कोण है। समांतर रेखाओं को जब कोई तिरछी रेखा काटती है तो ये जेड की आकृति में बनने वाले कोण कैसे होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। तो यहाँ पर ये एकांतर कोण है, अतः आपस में बराबर हो जाएंगे। अब त्रिभुज CFB से क्या देखेंगे, त्रिभुज CFB से क्या हो जाएगा, कोण BCF बराबर हो जाएगा कोण CBF के। किस वाले कोण के बराबर, इस वाले, क्योंकि I बराबर क्या है, R, क्योंकि इस वाले कोण का मान कितना था, I था, और इस वाले कोण का मान क्या था, R था। चूंकि त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, अतः इनकी
सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। ये नियम है त्रिभुज का। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो I किसके बराबर है? R। तो R के सामने कौन सी भुजा है? CF। और I के सामने कौन सी भुजा है? BF। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। तो CF इक्वल टू BF। CF किसके बराबर हो जाएगी? BF के। चूंकि BF लगभग बराबर है किसके? CBF लगभग बराबर है FP के, सॉरी FP के। ये जो है लगभग बराबर हो जाएगी FP के। तो क्या लिख देंगे? CF बराबर है FP। CF किसके बराबर है? FP के बराबर है। इतना हमें समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम? दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर, PF लिख लें या FP लिख लें, बात एक ही है, नॉमिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा? CF बराबर FP था और दोनों की तरफ क्या जोड़ देंगे? FP। और इधर भी क्या जोड़ देंगे? FP। दोनों पक्षों में हमने FP जोड़ दिया। अब CF में जब FP जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? CP के। CF में क्या जोड़ दिया? FP। तो दोनों मिलकर के एक से बराबर हो गए CP के। और FP किसके बराबर हो जाएगा? 2 टाइम्स FP। समझ में आएगा? CP की वैल्यू कितनी है देख रहे हैं? कैपिटल R। CP की वैल्यू कितनी है? कैपिटल R। और FP को हम लोग क्या लिखते हैं? फोकस दूरी स्मॉल f। तो यहाँ से R बराबर क्या आ गया? 2f आ गया। समझ गए? अवतल दर्पण के लिए R व F में संबंध कितना आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही निगमन यहाँ पर भी है, थोड़ा सा चेंजिंग आएगी, इसको समझते हैं। उत्तल दर्पण के लिए R व F में संबंध, तो फिर वही थ्योरी है। मान लिया एक उत्तल दर्पण है जो P बिंदु पर रखा हुआ है, AB मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण है, परावर्तन के पश्चात यह BD रास्ते पर जाती है। अगर इसको पीछे बढ़ाएं तो कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है? फोकस F से। बिंदु B पर हम क्या करते हैं? अभिलंब खींच लेते हैं, और यह अभिलंब कहाँ से होकर जाएगा? वक्रता केंद्र C से। अब हम बात करते हैं, जो I किरण कोण बनाएगी ये क्या होगा? आपतित किरण जो कोण बनाती है अभिलंब के साथ उसको I कहते हैं, और परावर्तित किरण जो कोण बनाती है उसको क्या बोलते हैं? R। ध्यान देंगे, ये रेखा और ये रेखा, दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो ये दोनों कोण क्या बोले जाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बोले जाते हैं। तो ये वाला कोण R है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा? R। ठीक है। अब दूसरी चीज, एक और चीज पहले से समझाते रहे, इसको लिखेंगे बाद में। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटे तो ये जो एक ही तरफ मुंह किए हुए कोण बनते हैं ये भी बराबर होते हैं। अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटे तो ये दोनों कोण जो होंगे आपस में बराबर होंगे। इनको क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। इतना समझ गए? इसको पहले से बता दिया। तो अतः परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा? I बराबर कोण R। ध्यान रहेगा। तथा चित्र से, इस वाले चित्र की बात कर रहे हैं, कोण NBD बराबर किसकी हो जाएगा? कोण FBC। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये R है तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा? R। और क्या लिख देंगे इसको? शीर्षाभिमुख कोण। ये मैथ का है 9th की, तो इसको थोड़ा सा समझ लेंगे कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, देखिए एक ये सीधी रेखा है और एक ये बिल्कुल सीधी रेखा है। जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उल्टी दिशा में बने हुए कोण, उल्टी तरफ मुंह किए हुए बने हुए कोण शीर्षाभिमुख कोण बनाते हैं और आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, किसके बराबर हो गए? R के। तो इस वाले कोण का मान कितना हो गया? R। तथा कोण ABN बराबर कोण PCB, ये वाला कोण
क्यों बराबर हो गए, किसके बराबर हो गए, आई के, क्योंकि इसका मान आई है तो इसका भी मान आई है। और ये कैसे कोण बोले जाएंगे, संगत। बताया था आपको कि जब दो समांतर रेखाएं, ये समांतर रेखा, ये समांतर रेखा, इसको एक तिरछी रेखा एनसी काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे, तो इस वाले कोण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई। तो ये कैसे कोण हो गए, संगत। अतः त्रिभुज एफ सी बी से, इसी त्रिभुज में बात करेंगे, एफ सी बी में क्या हो जाएगा, कोण एफ सी बी बराबर कोण एफ सी बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण एफ बी सी, एफ बी सी, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। नाम ध्यान देंगे, एफ सी बी और एफ बी सी, ये दोनों कोण आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आई बराबर क्या है, आर। हमने यहाँ बताया था परावर्तन के नियम। और जब कोण बराबर है, अतः क्या हो जाएगा, इनके सम्मुख भुजा, आई के सम्मुख भुजा कौन सी है, बी एफ, और आर के सम्मुख भुजा कौन सी है, एफ सी। आई के सम्मुख भुजा कौन सी है, बी एफ, और आर के सम्मुख भुजा कौन सी है, एफ सी। चूंकि बी एफ लगभग बराबर होगी, ये लगभग बराबर का निशान है किसके, एफ पी के, जो बी एफ है लगभग बराबर होगी एफ पी के, तो क्या हो जाएगा, एफ पी बराबर एफ सी, बनाया वही पहले जैसा आ गया को, एफ पी बराबर सी एफ, यही तो लिखा है यहाँ पर। अब दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में एफ पी जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एफ पी जोड़ देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ पी प्लस एफ पी बराबर एफ सी प्लस एफ पी। एफ सी इतना था, एफ पी जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, सी पी के बराबर, और ये 2 टाइम्स एफ पी हो जाएगा। तो 2 टाइम्स एफ पी का मान क्या है, स्मॉल एफ, और सी पी का मान क्या है, वक्रता त्रिज्या आर। तो यहाँ से आर व एफ के बीच में हमने संबंध देख लिया। अब अगला फार्मूला हम पढ़ेंगे अवतल और उत्तल दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध, जिसको हम अधिकतर यूज करते हैं न्यूमेरिकल के लिए। अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी के लिए सूत्र, ठीक है। इसको कभी कभी कह देंगे कि अवतल दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध स्थापित करो, तो हमने न्यूमेरिकल लगाए हैं। यू का मतलब वस्तु की दूरी दर्पण से, वी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, एफ का मतलब फोकस दूरी, और कभी कभी कह देंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन करो। इन दो नामों से अधिकतर इस सूत्र के निगमन को पूछा जाता है। इस निगमन को लगाने से पहले एक चीज को हम भली भांति समझ लें, जिसको कहते हैं त्रिभुजों की समरूपता। शायद हमने इसको 9th में पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर समझ लेते, बहुत आसान सा है। दो त्रिभुज अगर हैं और इनको कह दिया गया समरूप हैं, समरूप का मतलब होता है इनकी जो आकार है, आकृति, वो आकृति दिखने में एक जैसी है, बिल्कुल कंप्लीटली एक जैसी है। इनकी भुजाओं का अनुपात और इनके कोणों का मान आपस में बराबर है। समरूपता का मतलब समान रूप वाली आकृतियां, ठीक है। तो समरूपता के लिए हम समझते हैं दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के कम से कम दो कोण आपस में बराबर हो जाएं, दो संगत कोण। मान लीजिए ये कोण इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर हो गया और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो जाएं तो वो त्रिभुज आपस में कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। और जब त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो उनकी संगत भुजाओं का, संगत मतलब एक जैसी दिखने वाली भुजा, ये वाली भुजा का अनुपात इसके साथ में, इस वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के साथ में, और इस वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के साथ में हमेशा बराबर होगा। अगर हम इसको नाम दे दें x, इसको y दे दें, इसको z नाम दे दें, इसको x डैश, इसको y डैश और इसको z डैश कह दें, तो अगर सीधी भाषा में कहें, अगर कोई दो त्रिभुज समरूप है, समरूप कब होंगे, जिनके कम से कम दो कोण आपस में बराबर हो जाएं। इस चीज़ को समझ लीजिएगा अच्छे से। अगर किसी त्रिभुज के दो त्रिभुज हैं, उनके दो दो कोण आपस में बराबर हैं, तो वो एक दूसरे के समरूप लगभग हो जाएंगे। और जब समरूप हो जाएंगे तो क्या होगा, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, तो संगत भुजा मतलब x बटे x डैश, y बटे y डैश,
और z बटे z डैश, इनका अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होगा। इसको यहाँ इसलिए समझाया क्योंकि इस निगमन को लगाने में हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। संगत भुजाओं का मतलब एक जैसी दिखने वाली भुजाओं का अनुपात क्या होगा, नियत होगा या एक दूसरे के बराबर होगा। अब बात करते हैं, पहले इसका थ्योरिकल पोर्शन को समझते हैं। तो क्या है, मान लिया कोई वस्तु है जो अवतल दर्पण के सामने रखी हुई है, वस्तु का नाम क्या है ए बी। बी के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण के बिंदु डी से टकराती हैं और परावर्तित होने के पश्चात कहाँ से जाएंगी, फोकस से। नियम बताया था आपको। जबकि दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से जाती है बिना विचलित हुए चलती चली जाती है और दर्पण से टकराने के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौटती है। दोनों परावर्तित किरणें क्या करेंगी, बिंदु बी डैश पर एक दूसरे को काटती हैं और यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, जो वस्तु से छोटा होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है और कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बिंदु के बीच में बनता है। यहाँ पर हमको दिया है कि ये वस्तु यहाँ रखी थी, तो बिंदु पी से वस्तु की दूरी को हमने क्या लिखा है, यू। जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा था वो कहाँ बन रहा था, ए डैश पर, तो प्रतिबिंब की दूरी हमने क्या लिखी है, बिंदु पी से वी। सी क्या है, वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र की दूरी मतलब आर, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। जबकि एफ क्या है, फोकस दूरी, इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल एफ, मतलब फोकस दूरी स्मॉल एफ लिख देंगे। अब यहाँ से शुरू करते हैं इसके निगमन के बारे में। जितनी चीज़ें थ्योरिकल पोर्शन की थी वो हमने आपको ओरली समझा दी हैं। अब हम यहाँ से निगमन को समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये दोनों जिनमें मैं टिक लगाए हैं, ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं, समरूप हैं। और कैसे समरूप होंगे इसको हम आपको समझा दें। ये वाला कोण वस्तु का जो है कोण बनता है मुख्य अक्ष के साथ हमेशा 90 अंश का, और ये वाला कोण भी क्या होगा, 90 अंश का। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, शीर्षाभिमुख। तो दो कोण आपस में बराबर होगा इन दोनों त्रिभुजों के, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों त्रिभुजों में समरूपता आ जाएगी। तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप है। अतः इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, नियत होगा। तो संगत भुजाएं क्या हैं, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश। आधार लेंगे तो सी ए बटा सी ए डैश, आधार अगर लेंगे तो सी ए बटा सी ए डैश। देखिए लंब लिया तो उसकी भी लंब वाली संगत भुजा ली, यहाँ आधार लिया तो इसकी भी संगत भुजा कौन सी ली, आधार वाली। तो भुजाओं का अनुपात नियत हो गया, इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। इसी प्रकार ये वाला त्रिभुज जिसमें बिंदु रखा है और ये वाला त्रिभुज, ये भी एक दूसरे के क्या है, समरूप है। वही चीज, ये वाला कोण 90 अंश का, ये वाला कोण 90 अंश का। ये अभिलंब डाला है डी से, डी एन जो है अभिलंब है, तो ये दोनों 90 अंश के हो गए। ये वाला कोण क्या हो गया, शीर्षाभिमुख हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज डी एन एफ व त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप हैं। अतः जब समरूप है तो क्या हो जाएगा, फिर वही चीज, संगत भुजाओं का अनुपात नियत होगा। तो यहाँ लंब क्या है, डी एन, और यहाँ लंब क्या है, ए डैश बी डैश। तो डी एन बटे ए डैश बी डैश बराबर होगा किसके, एफ ए डैश और एफ एन, बराबर एफ एन बटे एफ ए डैश। इतना क्लियर रहेगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें हम पहले लिख लेते हैं। डी एन जो है वो बराबर है ए बी के, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव क्या होती है, बराबर। तो यहाँ भी समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, ए बी, और यहाँ समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, डी एन। तो डी एन बराबर होगा ए बी के। दूसरी चीज एफ एन जो है वो लगभग बराबर होगा एफ पी के। एफ एन जो है वो लगभग बराबर होगा एफ पी के। तो इसका मान डाल देंगे, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर एफ एन की जगह क्या डाल देंगे, एफ पी बटा एफ ए डैश। कोई दिक्कत, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण
1 बराबर 2 सी। समीकरण 1 और 2 आपस में बराबर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें ए बी बटा ए डैश बी डैश है और इसमें भी ए बी बटा ए डैश बी डैश है। यहाँ पर ए बी बटा ए डैश बी डैश किसके बराबर है? इसके बराबर। और यहाँ पर यही चीज़ किसके बराबर है? इसके बराबर। तो जब दोनों चीज़ कॉमन है, ठीक है, ए बी बटा ए डैश बी डैश इसके बराबर है और यहाँ पर ए बी बटा ए डैश बी डैश इसके बराबर है, दूसरे मान के बराबर है, तो ये दोनों मान भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? सी ए बटा सी ए डैश बराबर एफ पी बटा एफ ए डैश। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब हमको करना क्या है? इन चीज़ों के मान रखने हैं। जो जो वर्ड आए हैं यहाँ पर, जो जो टर्म आए हैं, इन सभी के मान यहाँ चित्र से निकाल कर रखने हैं। ये चीज़ बहुत समझनी है। और दूसरी चीज़ क्या समझनी है? तो हमने चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी। जब भी किसी चीज़ का मान रखते हैं तो अगर वो बाईं ओर है तो हम कैसा रखेंगे? माइनस का। अगर वो दाईं ओर है तो कैसा रखेंगे? प्लस का। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहली वैल्यू क्या है? सी ए। तो हम सी ए का मान निकाल लें पहले। सी ए है कहाँ का? ये ए है और ये सी है। सी ए का मान निकालना है, मगर हम ये कैसे निकालेंगे? तो ध्यान रखिए, पी से ए तक का मान कितना है? यू। और पी से सी तक का मान कितना है? आर। इतना समझ में आया? तो अगर u से r घटा देंगे तो क्या हमको मिलेगा? सी ए मिल जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे u माइनस आर, मगर बताया था चिन्ह को ध्यान रखते हुए लिखेंगे। तो सी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस यू माइनस का माइनस आर। देखेंगे यहाँ तक वैल्यू u थी और इसमें से हमने सी पी कम कर दिया, तो सी ए का मान हमको आसानी से मिल गया। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? सी ए डैश। ऐसे ही इसका भी मान निकालने की कोशिश करेंगे। सी ए डैश कितनी वैल्यू है? यहाँ तक की। तो ध्यान देंगे, सी पी का मान कितना है? यहाँ से सी से पी का मान कितना है? आर। और पी से ए डैश का मान कितना है? वी। तो क्या करेंगे? अगर आर में से वी घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? सी ए डैश मिल जाएगा। तो माइनस का आर माइनस का वी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये कैसी हो जाएगी? माइनस में रखी जाएंगी, क्योंकि सभी चीज़ें कैसी हैं? बाईं ओर है। अगली बात करेंगे एफ पी। तो एफ पी का मान डायरेक्टली दिया हुआ है स्मॉल एफ। एफ पी बराबर क्या है? स्मॉल एफ। मगर ये भी कैसा रखेंगे? माइनस का। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। और एफ ए डैश का मान निकालना है। तो एफ ए डैश का मान निकालने के लिए देखेंगे ए डैश तक का वैल्यू कितनी है? वी। और एफ तक की वैल्यू कितनी है? एफ। तो v में से अगर f घटा देंगे तो एफ ए डैश का मान निकल आएगा। तो एफ ए डैश बराबर क्या आ जाएगा? स्मॉल v माइनस का माइनस स्मॉल f। ये चारों वैल्यूज़ निकल आई हैं। इन सभी की अगर ना समझ में आई तो एक बार इसको फिर से देख लेंगे कि सी ए की वैल्यू निकालनी थी तो u थी a तक की वैल्यू, और c तक की वैल्यू कितनी थी? r। तो u माइनस आर कर दिया। सी ए डैश की वैल्यू निकालनी थी तो सी तक की वैल्यू कितनी थी? आर। और ए डैश तक की वैल्यू कितनी थी? वी। तो आर से वी घटा दिया। फिर एफ ए डैश की वैल्यू निकालनी थी तो ए डैश की वैल्यू कितनी थी? वी। और एफ तक की वैल्यू कितनी थी? एफ। तो वी में से एफ घटा दिया। और एफ पी की वैल्यू तो डायरेक्ट एफ दी हुई थी। चारों वैल्यू निकाल ली हैं। हम यहाँ पर इसका मान डाल देंगे सभी के मान रखने पर। तो क्या आ जाएगा? माइनस का u। हम चिन्ह बदलने के साथ साथ इसमें मान रख रहे हैं क्योंकि लेंथ ना बढ़े प्रूफ की। u प्लस आर, माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे माइनस आर प्लस वी। माइनस आर माइनस माइनस प्लस वी बराबर माइनस का f और बटे में v प्लस f। माइनस का v प्लस स्मॉल f। चूंकि r बराबर क्या होता है? 2f होता है, तो जहाँ जहाँ r है उसका मान भी डाल देंगे। तो माइनस का u प्लस 2f बटे में माइनस का 2f प्लस v बराबर माइनस का f बटे माइनस का v प्लस f। अब क्या करेंगे? इनकी तिरछी गुणा कर देंगे, इसकी ऊपर की तरफ और इसकी यहाँ ऊपर की तरफ। तो क्या टर्म आ जाएगा? माइनस का u प्लस 2f इंटू माइनस का v प्लस स्मॉल f बराबर माइनस का f इंटू माइनस का 2f
प्लस v। इतनी चीज़ें समझ में आई हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमको, तो ध्यान दें कि मल्टीप्लाई करना, सबसे पहले u है, u से इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस u इंटू वी। u की v से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस u इंटू वी। अगली बार में माइनस u की f से करेंगे तो माइनस का u f। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे, 2f से दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2f की माइनस v से होगी तो माइनस का क्या आ जाएगा, 2vf, और 2f की f से होगी तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2f स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। यहाँ पर केवल f है तो f की पहले इससे और फिर इससे, तो माइनस f की माइनस 2f से होगी तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, और माइनस f की v से होगी तो क्या आ जाएगा, माइनस का vf, प्लस का 2f स्क्वायर इधर भी है और प्लस का 2f स्क्वायर इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। 2vf वाला जो पोर्शन है इसको इधर ले जाएंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, uv बराबर इसको और इसको दोनों को उस साइड में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का प्लस uf हो जाएगा, ये माइनस का है उधर पहुँचेगा तो प्लस uf हो जाएगा, ये भी माइनस का उधर पहुँचेगा तो प्लस 2vf हो जाएगा, और ये माइनस का vf पहले से यहाँ पर था। uv बराबर यहाँ पर मान डाल देंगे तो ये uf हो जाएगा, प्लस 2vf से एक vf कटेगा तो केवल vf बचेगा। कितना आ गया, पूरी समीकरण में vf से भाग देने पर, पूरी समीकरण में भाग दे देंगे तो यहाँ क्या लिखा है, uv लिखा है, भाग किससे देंगे, uvf से, बराबर इसमें क्या करेंगे, u है f है, नीचे uvf से भाग कर दिया, यहाँ पर vf है तो यहाँ भी क्या करेंगे, uvf से भाग कर देंगे, तो vf और vf कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से uf कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से uv और uv कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा uvf में संबंध है, या कह सकते हैं फोकस दूरी का सूत्र है। अभी हम बात करेंगे, अभी तो बताया है हमने अवतल दर्पण के बारे में, बिल्कुल ऐसा ही प्रूफ जो है वो उत्तल दर्पण के लिए है, बस थोड़ा सा चित्र इसमें चेंज होगा, जो फिगर है वो चेंज होगा और थोड़ा सा लगाने का जो मेथड है वो चेंज हो जाएगा, बाकी बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस है। तो अभी इसको समझते हैं। अब हम इसी फार्मूले का निगमन उत्तल दर्पण के लिए करेंगे। थ्योरी को पहले समझते हैं कि उत्तल दर्पण है जो बिंदु P पर रखा हुआ है, इसके सामने कोई वस्तु AB है, AB से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात पीछे बढ़ाने पर फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, जबकि दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र की तरफ जा रही थी वो दर्पण से टकराने के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौटती है। अगर इसको पीछे बढ़ाएं तो ये दोनों एक दूसरे को B डैश पर काटती हुई प्रतीत होती हैं। यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बन जाता है। अब ध्यान देंगे समरूपता में, क्योंकि निगमन करना है तो समरूप कौन कौन से होंगे, ये चीज़ें पहले से डिफाइन कर दी गई हैं कि यहाँ वस्तु की दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी v है, फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या r है। इस चीज़ को पहले से डिफाइन कर दिया गया है। तो ध्यान देंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C समरूप हैं। क्यों समरूप हैं, क्योंकि C कोण दोनों में कॉमन रूप से आ रहा है, तो एक कोण दोनों में बराबर मिल गया, ये वाला कोण 90 अंश और यह वाला कोण भी 90 अंश, अतः यह दो कोण बराबर होने के कारण त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज ABC व त्रिभुज A डैश B डैश C समरूप है। बताया क्यों समरूप है, C कोण दोनों में आ रहा है और ये दोनों कोण 90 अंश के, तो दो दो कोण अगर बराबर हो जाएंगे तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, अतः इनकी संगत भुजाओं का अनुपात नियत होगा। तो AB बटे A डैश B डैश, AB बटे A डैश B डैश, ये तो लंब वाली भुजाएं हमने ले ली। आधार की भुजा लेंगे तो क्या हो जाएगा, AC बटे A डैश C, ध्यान रहेगा, बराबर AC बटे
ए डैश सी, ए सी इसका आधार है ए बी सी का, और ए डैश सी किसका आधार है ए डैश बी डैश सी वाले त्रिभुज का। ध्यान रहेगा। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अगर त्रिभुज ये M और इसका नाम है N, यम एन एफ, त्रिभुज एम एन एफ और ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों समरूप हो जाएंगे क्योंकि कोण F जो है वो दोनों में कॉमन है, और ये दोनों कोण कैसे हैं 90 अंश के। एम एन एफ वाले में भी F आ रहा है, ए डैश बी डैश एफ वाले में भी F आ रहा है, तो कोण F दोनों में कॉमन है और बाकी दोनों कोण कैसे 90 अंश के हो जाएंगे। अतः त्रिभुज एम एन एफ व त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप हो जाएंगे, और अगर समरूप हो जाएंगे तब वही चीज़ हो जाएगी एम एन अपान ए डैश बी डैश। एम एन लंब है और इस त्रिभुज का लंब क्या है ए डैश बी डैश, और आधार कितना है एन एफ और ए डैश एफ, बराबर किसके हो जाएगा एन एफ ए डैश एफ। ठीक है, अब ध्यान देंगे चूंकि एम एन क्या है समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होगी, तो एम एन किसके बराबर होगा ए बी के, क्योंकि ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण क्या है बी एम, तो ए बी की जो दूरी है वो एम एन के बराबर होगी, तो एम एन किसके बराबर हो जाएगा ए बी के। ये क्लियर है। और एन एफ लगभग किसके बराबर होगा पी एफ के, एन एफ लगभग बराबर होगा किसके पी एफ के, तो ये मान यहाँ डाल देंगे। अतः ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटे ए डैश एफ। समीकरण नंबर 2। वही चीज़ समीकरण 1 बराबर 2 से, समीकरण 1 में भी ए बी बटा ए डैश बी डैश है और इसमें भी ए डैश बी डैश है। यहाँ पर ए डैश बी डैश वाला जो ये टर्म है ये इसके बराबर है, और यहाँ पर यही टर्म किसके बराबर है इस वाले टर्म के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अतः ए सी बटे ए डैश सी बराबर पी एफ बटे ए डैश एफ। ये 4 पॉइंट हमको मिल गए। अब पहले की तरह इन चारों का मान निकालेंगे, तो ए सी की वैल्यू, ए से सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए से पी की वैल्यू यू है और पी से सी की वैल्यू क्या है आर, तो क्या हो जाएगा यू प्लस आर। यू कहाँ है बाईं ओर, तो यू कैसा रखेंगे माइनस का। क्लियर। ए से सी की वैल्यू निकालनी थी, तो ए से पी की वैल्यू यू है और पी से सी की वैल्यू कितनी है आर, तो यू प्लस आर, यू बाईं ओर है तो यहाँ माइनस का, आर कहाँ है दाईं ओर है तो ये प्लस का। उसके बाद में क्या है ए डैश सी, तो ए डैश सी की वैल्यू निकालनी, ए डैश सी, तो सी तक की वैल्यू कितनी है आर और ए डैश तक की वैल्यू कितनी है वी, तो आर में से वी घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा ए डैश सी मिल जाएगा। अगला है पी एफ, तो पी एफ की डायरेक्ट वैल्यू कितनी दी है स्मॉल एफ, दाईं ओर है तो कैसा रखेंगे प्लस का। क्लियर है। और ए डैश एफ, ए डैश एफ, ए डैश एफ की वैल्यू निकालनी है, तो एफ तक की वैल्यू कितनी है स्मॉल एफ और ए डैश तक की वैल्यू कितनी है वी, तो एफ माइनस वी। चारों वैल्यू निकालनी, इनका मान रखने पर इनका मान रख देंगे, तो ए सी का मान क्या है माइनस यू प्लस आर अपॉन ए डैश सी का मान कितना है आर माइनस वी बराबर पी एफ का मान कितना है स्मॉल एफ और ए डैश एफ का मान कितना है एफ माइनस वी। चूंकि आर बराबर क्या होता है 2f होता है, तो आर का मान यहाँ डाल देंगे, तो माइनस का u प्लस 2f अपॉन 2f माइनस वी इक्वल्स टू f अपॉन f माइनस वी। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जैसा पहले किया था, तो क्या हो जाएगा माइनस का u प्लस 2f इंटू एफ माइनस वी बराबर एफ 2f माइनस वी। क्लियर।
मल्टीप्लाई करेंगे, पहले u की f से करेंगे तो माइनस का u f आ जाएगा, फिर माइनस u की v से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस u v आ जाएगा, 2f की f से करेंगे तो प्लस 2f स्क्वायर आ जाएगा, और 2f की v से करेंगे तो माइनस का 2f v आ जाएगा, बराबर f की करेंगे तो 2f स्क्वायर आ जाएगा, f की v से करेंगे तो माइनस का vf आ जाएगा। तो 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, uv को इधर ही रखेंगे, बाकी uf और 2fv दोनों उधर भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा uv इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो प्लस का uf हो जाएगा, 2fv उधर जाएगा तो प्लस का 2fv हो जाएगा, और एक vf माइनस का पहले से है तो 2 अलग सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा vf और यहाँ uf बराबर uv। फिर वही चीज़ पूरी समीकरण को uvf से भाग करने पर, तो इसको भाग कर देंगे, uv इक्वल्स टू uf प्लस vf बटे में uvf, यहाँ पर uvf, यहाँ पर भी uvf, तो vf से vf कैंसिल हो गया, uf से u और f कैंसिल हो गया, uv से uv कैंसिल हो गया, तो क्या आया 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा उत्तल लेंस के लिए सूत्र आया। तो ध्यान दिया होगा अवतल लेंस और उत्तल लेंस में जो हमने सूत्र का निगमन किया है वो दोनों के लिए एक ही जैसा है, कोई डिफरेंस नहीं है, केवल इनके निगमन करने का जो मेथड है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और चित्र में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है। तो आज के वीडियो में हमने निगमन को समझा है, अपेक्षा है आपको ये समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। थ्योरिकल पोर्शन हमने यहाँ पर नहीं लिखा था, उसको हमने ओरली आपको समझा दिया है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लेंस से संबंधित इसी प्रकार के अन्य निगमनों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।